मध्य प्रदेश के दतिया से बाढ़ और बारिश से हुई तबाही की एक तस्वीर सामने आई है। वहां पानी के तेज बहाव में एक पुल ही बह गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये पुल ऐसे बहता हुआ दिखा जैसे ताश की गड्डी बिखर गई हो। पानी के सामने पुल कुछ ही सेकंड में टूटकर बिखर गया। एमपी के दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से ये पुल धराशाही हो गया। पानी के तेज बहाव के सामने ये पुल टिक नहीं पाया और ताश की पत्ती की तरह बिखरता हुआ चला गया। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। ऐसे में अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात भी की, जिसके बाद उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिया। बताया गया ग्वालियर चंबल के इलाके में जो तबाही आ गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। जिसकी एक तस्वीर शिवपुरी से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश और जल जमाव के बाद ऐसी बाढ़ आई कि सैकड़ों लोग फंस गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर लाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाढ़ वाले इलाके से ऊंची जगहों पर एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और जिले के आला अधिकारी भी नजर आए, जो राहत और बचाव के काम में लगे हुए दिखे। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। तस्वीरों में दिखा कि कैसे सेना के हेलीकॉप्टर ने एक के बाद एक उड़ान भरी और हर बार अपने साथ लोगों को लेकर सुरक्षित स्थान तक वापस आया। इसके साथ ही जमीन पर भी लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए उन जगहों तक पहुंच रही है जहां पर लोग पानी में फंसे हुए हैं। एक जगह तो पानी के तेज बहाव के बीच जवान कुछ ग्रामीणों को रस्सी के सहारे नदी पार करवाते दिखाई दिए। तो वहीं जिन जगहों पर ये टीम नहीं पहुंच पा रही है, वहां मौजूद लोग आसमान में टकटकी लगाए देख रहे हैं ताकि सेना के हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन मध्य प्रदेश में सैलाब ने ऐसा कहर ढाया कि लोग जहां तहां फंस गए। हालांकि राहत बचाव का काम भी जारी है, लेकिन बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिसकी एक तस्वीर श्योपुर से भी सामने आई, जहां एक परिवार पर आफत टूट पड़ी जब उनका घर भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। अचानक भरभरा कर गिरे मकान के मलबे के नीचे 4 लोग दब गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। हालांकि सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सामान पूरा बह गया और नदी गेहूं सब बह गए, नदी सब पूरी नदी बहा ले गई। बर्बादी का कुछ ऐसा ही आलम देवास में भी है। वहां एक कच्चा मकान भारी बारिश के चलते अचानक ढह गया, जिसमें 6 लोगों को चोटें आई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और प्रशासन की एक टीम लगातार अभी भी मकान के मलबे को हटाने के काम में लगी हुई है। वहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, उसे बाहर निकाल लिया गया था, कोई कैजुअल्टी नहीं है। ग्वालियर के भीतरवार में तो ऐसा लग रहा है जैसे गाँव के गाँव पानी में डूबते जा रहे हैं। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां जोगेश्वरी इलाके में एक डंपर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद वो डंपर सामने से आ रही एक बस से टकरा गया। बस से टकराने से पहले इस बेकाबू डंपर ने सड़क पर अपने आगे चल रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि डंपर उस बाइक सवार को रौंदते हुए सामने से आ रही बस में घुस गया। इस टक्कर के बाद वहां कुछ देर के लिए खौफनाक सन्नाटा पसर गया, मगर कुछ मिनट बाद ही डंपर का ड्राइवर वहां से भागता दिखा। बाद में कुछ लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। महंगाई और तेल के आसमान छूते दाम के विरोध में विपक्ष ने साइकिल मार्च निकाला और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता साइकिल से संसद पहुंचे। विपक्ष की कोशिश है कि वो अलग अलग मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरे। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां आए दिन अपना विरोध जता रही और साइकिल मार्च भी उसी का एक हिस्सा है। तेल और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी साइकिल पर सवार हुए और संसद भवन की ओर निकल पड़े। राहुल जिस साइकिल पर बैठे थे उस पर तेल और गैस के पोस्टर भी नजर आए। घरेलू गैस सिलेंडर है, उसकी तस्वीर बनी और 834 रुपए प्लस उसका दाम भी लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की बैठक के बाद और यहाँ पर देखिए संसद भवन तक साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। राहुल जब सड़क पर साइकिल दौड़ा रहे थे तो उनके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी भी दौड़ रहे थे। अपने नेता को यूं सड़क पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करता देख पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया और वो राहुल की साइकिल के साथ दौड़ते हुए नारे लगाने लगे। राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए ही संसद भवन के अंदर गए। वो पहले से इस प्रदर्शन की तैयारी कर चुके थे, इसलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर कई साइकिलें खड़ी दिखी।
राहुल जैसे ही वहां से निकले वो साइकिल पर बैठ गए और संसद की ओर बढ़ने लगे। कई विपक्षी नेताओं ने भी इसमें उनका साथ दिया और वो भी राहुल के पीछे पीछे साइकिल से संसद पहुंचे। राहुल गांधी लगातार सदन से सड़क तक विपक्ष को सरकार के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं से अपील की थी कि वो इस प्रदर्शन में उनका साथ दें, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने मान लिया और वो भी राहुल की तरह ही साइकिल चलाते हुए संसद पहुंचे। फीलिंग ऑफ द कॉमन पीपल, दे आर लूटिंग द कंट्री। तो सारे विरोधी दल के एमपीज आज हम साइकिल पे निकले हैं। We are all riding to the parliament as a symbol of protest. इस बार के मॉनसून सत्र में विपक्ष पहले भी अनोखे अंदाज में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। कुछ दिन पहले ही ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर राहुल ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसे किसी प्रदर्शन की जानकारी ही नहीं थी। और एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रदर्शन का अलग तरीका चुना। फर्क बस इतना है कि ट्रैक्टर मार्च में उनके साथ केवल कांग्रेस के सांसद थे और साइकिल मार्च में विपक्ष के कई सांसद। इस मार्च से पहले राहुल गांधी की उन नेताओं के साथ एक बैठक भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस सांसदों के अलावा कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए। कांग्रेस का दावा है कि राहुल के बुलाने पर 14 पार्टियों के सांसद बैठक में पहुंचे। इन नेताओं को राहुल ने सुबह के नाश्ते और चाय पर बुलाया था, जहां उन्होंने उनसे अपील की थी कि आपसी गिले शिकवे भूलकर विपक्ष एक साथ एक मंच पर आ जाए। But I think we should develop a foundation of unity, and then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. बैठक खत्म होने के बाद कई पार्टियों ने राहुल की बात पर सहमति जताई। आगे एक साथ रहना ही रणनीति है। हाँ, एक साथ रहेंगे। तो क्या फैसला हुआ आज? कि एक साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने इसे विपक्षी पार्टियों की वर्चस्व की लड़ाई बताकर बेफिक्री दिखाई। विपक्ष का नेता कौन बने, विपक्ष में कौन जो है वो अपना वर्चस्व कायम कर सके, वो संघर्ष चल रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ एक दिखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीएसपी राहुल के बुलाने पर नहीं आए, जिससे संकेत मिलने लगे कि बीजेपी का विकल्प बनने की राह इतनी आसान नहीं है। ओलंपिक्स से इस वक्त देश के लिए अच्छी खबर आ रही है। भाला फेंक में भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई मुकाबले में नीरज ने पहले प्रयास में 86.65 मीटर भाला फेंका, जबकि क्वालिफाई करने के लिए 83.50 मीटर थ्रो जरूरी होता है। इस राउंड में नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे और उनके आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। बड़ी खबर और अच्छी खबर ओलंपिक से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए हैं और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अमृत आनंद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमृत, नीरज पहुंच गए हैं फाइनल में। फरा, मैं कहूँ कि नीरज चोपड़ा बहुत बड़ी उम्मीद है। एथलीट में कहूँ कि नीरज चोपड़ा को नाम, ये जाना पहचाना नाम है। जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें, भाला फेंक की हम बात करें, दो नाम आज हमारे पास है। एक नीरज चोपड़ा है और इसी इवेंट में जब पूल बी में जब बारी आएगी तब शिवपाल सिंह आएंगे भाला फेंक में। तो ये दो नाम है। नीरज चोपड़ा से कहा जाए तो नीरज चोपड़ा मेडल होप में भी हैं, क्योंकि ये विदेशों में इनकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग खुद किया है इन्होंने, बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है इन्होंने, बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने। तो उम्मीद ये कर सकते हैं फरा की जो क्वालिफाइंग राउंड में जो परफॉर्मेंस है, आपको बता दूं कि क्वालिफाइंग राउंड में से क्वालिफाई करने के लिए लोग भाला फेंकते हैं, अपनी एनर्जी अपनी पावर को थोड़ा सेफ रखते हैं। तो उम्मीद ये है जब फाइनल में वही फेंकेंगे भाला तो वो कम से कम पदक को जाकर चूमेगा। जी, और बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए हैं। भाला फेंक में भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी की कार के सारे शीशे तोड़ दिए। ये बदमाश मास्क लगाकर स्कूटर पर वहां पहुंचा था, जिसकी तोड़फोड़ करने की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमलावर ने लोहे की रॉड से कार के शीशों पर कई वार किए और एक के बाद एक सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो भाग गया। सुबह कार के शीशे टूटे मिले, जबकि सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे नजर आए। उसने तसल्ली से चारों तरफ के शीशे तोड़े और वो फिर अपनी स्कूटी भगा के ले गए। बताया गया कि तोड़फोड़ के अलावा आरोपी ने वहां एक धमकी भरा खत भी छोड़ा, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गलवान हिंसा को 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद चीन ने वहां के मीडिया में एक वीडियो जारी किया।
वीडियो में गलवान की हिंसा के चुनिंदा वीडियो जोड़कर चीन ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, जिसमें दिखाया गया कि चीन के फौजी झड़प के वक्त ऊंची जगह पर थे, जबकि भारतीय सैनिक उनसे नीचे थे। चीन के फौजी वीडियो में पत्थर बरसाते दिख रहे हैं। हालांकि चीन ये बताना भूल गया कि ऊंचाई पर होने के बावजूद चीन की सेना को इस झड़प में भारत से कई गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। चीन के फौजी गलवान नदी में गिरते हुए बहते हुए भी इस वीडियो में दिखे। जख्मी जवानों को ले जाने और जवानों को नदी में गिरने से बचाते हुए भी कुछ जवान दिखे। चीन का ये प्रोपेगेंडा भी कूटनीतिक लिहाज से ऐसे वक्त पर आया जो चीन की चालबाजी से पर्दा उठाने वाला है। एक तरफ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 12 राउंड हो चुके हैं और दूसरी तरफ चीन गलवान की झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाने में लगा है। हालांकि कोर कमांडो स्तर की 12वीं दौर की बातचीत से एक अच्छी खबर भी सामने आई। न्यूज़ 18 की श्रेया ढोंडियाल की रिपोर्ट है कि भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स से पीछे हटेंगी। गोगरा हाइट्स पर दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल मई से ही आमने सामने थी, लेकिन कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें गोगरा हाइट्स से सेनाओं का पीछे हटना भी शामिल है। सेनाओं के पीछे हटने की ये कार्रवाई 3 दिन में शुरू होने का अनुमान है। फरवरी में दोनों देशों के बीच LAC पर बन रहे तनाव को कम करने के लिए पेंगोंग लेक के इलाके से सेनाओं को हटाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन गोगरा हाइट्स समेत कुछ इलाकों से तनाव कम नहीं हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भागीरथी नदी में गंगोत्री हाईवे का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। बताया गया कि हाईवे का करीब 40 मीटर का यह हिस्सा ढह गया, जो अचानक टूटा और ताश के पत्तों की तरह नदी के पानी में बह गया। पानी के बहाव के साथ हाईवे का मलबा भी बहता हुआ नजर आया। इस हिस्से के गिरने के बाद भी मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर नदी में गिरते हुए रहे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये घटना घटी, एक पल के लिए वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए हमले से तृणमूल कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मार्च निकाला और बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। हालांकि दफ्तर की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन जब भीड़ दफ्तर के गेट को धकेलने लगी तो सुरक्षाकर्मी लाचार दिखने लगे। पहले धक्का लगाते हुए गेट को तोड़ा गया, फिर गेट पर लगे बोर्ड को उतारकर तोड़ दिया गया। कुछ अति उत्साहित प्रदर्शनकारी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। कोई लात मारकर टिन की चादर से बनी कोठरी को तोड़ने लगा, तो कोई दफ्तर में लगे बोर्ड पर गुस्सा निकालने लगा। जब तक मामला कुछ संभलने लगता, तब तक कोई और प्रदर्शनकारी काबू से बाहर दिखने लगता। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में बीजेपी के दफ्तर के ही सामने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पुतला जलाकर प्रदर्शनकारियों ने गुस्सा निकाला। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी फिलहाल त्रिपुरा के दौरे पर हैं और कल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में कुछ लोग उनके काफिले का विरोध करते ही नहीं दिखे, बल्कि उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाते भी दिखे थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गईं, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जमा था। दावा है कि जो गाड़ियां पानी में फंसी उनमें 2 तो बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि पानी में बहते हुए कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें दूसरी गाड़ियों के बीच फंसकर रुक गई। इस दौरान कुछ गाड़ियां बगल से गुजरती हुई भी नजर आईं, जबकि कुछ लोग अपनी कार सड़क किनारे छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले गए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई की चर्चा होने लगी। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि शादियों के लिए बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई और अकबर की जोधाबाई के साथ हुई शादी का उदाहरण देकर बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की और कहा कि दोनों ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ शादी की, एक दूसरे का सम्मान और धर्म का आदर किया। अकबर और जोधाबाई का जिक्र कर कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए एक धर्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन में उस खास धर्म के लिए कोई आस्था नहीं होती और ये फैसला हमेशा दबाव, डर और लालच में दिया जाता है। और यही नहीं, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन भी गलत होता है।
किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी रहा। कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर लोकसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। वहां प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने खूब नारेबाजी की। सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। हंगामा देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नाराज हो गए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले अकाली दल ने सदन के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। आप इस मंदिर का अपमान कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं, आप अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि उसने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया है। बिहार के गोपालगंज में एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने NH-27 को जैम कर दिया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक हुक्का कैफे पर पुलिस ने छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वहां से नशे की कई चीजें बरामद की गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान अब भी युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। सरकार के मुताबिक मार्च से जून के बीच 6 बार सीज फायर को तोड़ा गया। इस साल 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी थी। ओलंपिक खेलों में दूसरी बार देश के लिए मेडल लाने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु वतन लौट आई। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत फूलों ही नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। और इस शानदार स्वागत से खुद पीवी सिंधु भी गदगद दिखी। टोक्यो में जीता अपना ब्रॉन्ज मेडल दिखाती हुई सिंधु भारी भीड़ के बीच आगे बढ़ी और सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें उनकी कार में बैठा दिया। इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन ने उनके स्वागत का इंतजाम एयरपोर्ट के अंदर ही कर दिया था, जहां उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। भारी सुरक्षा के बीच बैडमिंटन एसोसिएशन के अधिकारियों और परिवार के लोगों के साथ चलते हुए वो एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंची। पीवी सिंधु ने हौसला अफजाई के लिए देश का शुक्रिया भी किया। Very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. पीवी सिंधु देश की ऐसी केवल दूसरी एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 बार मेडल जीता हो। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि स्कूटर टच होने पर इस आदमी का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग जमीन पर बेसुध गिरे एक आदमी को पीटते दिखे। इन हमलावरों ने पहले तो उसे घसीटा, इसके बाद एक आरोपी पत्थर से उसके चेहरे पर कई वार करता नजर आया। पीली कमीज पहने एक आरोपी ने तो उसकी छाती पर लात भी मारी। मारपीट के बाद हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन वो घायल आदमी वहीं गली में बेहोश पड़ा रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में दुकान खोलने के समय में राहत नहीं मिलने से नाराज कारोबारियों ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने दे, जो कि अभी शाम 4 बजे तक ही खोली जा सकती। और इसी के विरोध में कई कारोबारी सड़क पर उतर आए। सभी ने अपने अपने हाथ में घंटा ले लिया, जिसे बजाकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और ऐसा करके सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। कारोबारियों का कहना है कि पहले ही उन्हें काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में उनकी दलील है कि सरकार का ये फैसला कारोबारियों की परेशानियां बढ़ाने वाला है। थोड़ा धंधा ग्रोथ होना चालू हुआ था, वापिस सरकार ने टाइम कम करके हमारे धंधे को वापस पीछे रख दिया है। कारोबारी अब इस बात पर अड़े हैं कि सरकार ने अगर अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो जबरदस्ती अपनी दुकानों को शाम 7 बजे तक खोले रखेंगे। झारखंड के पलामू से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बाइक सवार नदी की तेज धार में बह गया, जिसे गांव वालों ने रेस्क्यू किया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने एक रस्सी का सहारा लिया। कुछ लोग नदी में कूद गए ताकि युवक और उसकी बाइक पानी में ना बह पाए। बताया गया कि नदी के उफान के वक्त युवक पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो नदी में समा गया। हालांकि गांव वालों ने उसे पानी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तुर्की के जंगलों में लगी आग 6वें दिन भी नहीं बुझाई जा सकी। आग की चपेट में आने से वहां अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पिछले बुधवार को जंगलों में आग लगी थी, लेकिन तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से वो बेकाबू हो गई और रिहायशी इलाकों की तरफ आफत बनकर बढ़ने लगी। कुदरत के इस कहर की सबसे डरावनी तस्वीर आई समंदर किनारे बसे बोद्रम शहर से। वहां आग ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि लोग दहल उठे। सैकड़ों फीट ऊंची लपटों ने पूरा आसमान ढक लिया।
ऐसा लगा जैसे वहाँ कयामत आ गई हो। इस आग ने लोगों का सब कुछ छीन लिया, न रहने को घर बचा, न खाने को अनाज। डरे सहमे लोग अपना घर-बार बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैली थी कि दमकल कर्मी भी कम पड़ गए। मजबूरी में लोग खुद ही आग बुझाते नजर आए। जिसको जो मिला उसी की मदद से लपटों से जूझने लगा। कुछ लोग तो झाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन जिस आग के सामने हेलीकॉप्टर तक नाकाम साबित हो गए, भला उसका ये झाड़ियाँ क्या कर लेती। आग में बर्बाद हो चुके लोग फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। जब आग को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सका तो जान बचाने के लिए घर छोड़ना मजबूरी बन गया। सैकड़ों की तादाद में लोग अपना परिवार लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। राजस्थान के भरतपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां टक्कर होने के बाद कार और मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई। बताया गया कि टक्कर मारने के बाद कार मोटरसाइकिल को काफी दूर तक घसीटती हुई ले गई, जिससे मोटरसाइकिल से चिंगारियां निकलने लगी और उसने आग पकड़ ली। जल्द ही आग ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में कार और मोटरसाइकिल दोनों ही धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार भी शामिल है, जहां बारिश और जगह जगह भर चुके पानी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जिसकी गवाही पटना से सटे धनरुआ इलाके की ये तस्वीरें दे रही हैं। वहां दरधा नदी पर बने बांध के टूट जाने से हालात काबू से बाहर नजर आए। पूरे गांव में कमर तक पानी जमा हो गया। लोग अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए कंधों पर लेकर गांव से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में अब पानी ने जगह बना ली है और दिलो दिमाग पर दहशत का कब्जा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है, और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। गांव में पानी इस कदर बढ़ा कि बचाव के लिए आई मशीनें तक उसमें डूबी नजर आई। लोग पैदल, तैरकर या टायर ट्यूब के जरिए जैसे भी हो सके सुरक्षित ठिकानों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पटना के पास के दूसरे इलाकों में भी हैं। वहां तो पानी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों के घरों तक वो घुसा चला आया, जबकि खेत खलिहानों पर भी उसका कहर टूटा। सड़कों पर तो ट्रकों की लंबी कतार लग गई, जो रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर है। राजधानी पटना में इस सैलाब से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बहाव इतना तेज है कि नदी के पानी के अंदर उगने वाले पेड़ पौधे तक इससे उखड़कर किनारों पर जमा हो गए। तो वहीं बिहार के खगड़िया में भी नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। कोसी और बागमती नदी का खतरे के निशान को पार करना लोगों की जान के लिए मुसीबत बन गया। लगभग 20,000 के आसपास लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं या फिर उनके यहाँ घर में पानी वगैरह आ गया है। खगड़िया में लोग नाव के सहारे गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर जाते दिखे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीजेपी नेता ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने टोल मांगने पर ऐसा किया और उस टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिए। बीजेपी नेता की बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि पहले उन्होंने लाल टी शर्ट पहने कर्मचारी को चांटा जड़ा, उसके बाद वो आगे बढ़े और फिर नीली शर्ट पहने टोल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में तालिबान के लिए लड़ रही है और अब इसके सबूत भी सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान के फौजी वहां तालिबान के लिए जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के अफगानिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के सैनिकों और उनके आईडी कार्ड की तस्वीर हाथ लगी है। यही नहीं, न्यूज़ 18 के हाथ तालिबान के लिए लड़ते हुए मारे गए पाकिस्तान के फौजियों की लिस्ट भी लगी है और दावा यह है कि ये सैनिक अफगान सेना के हमले में मारे गए। इनमें एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारी अफगानिस्तान में मारे गए अपने फौजियों के शवों के पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा रावलपिंडी के एक अस्पताल में तालिबान के आतंकी का हालचाल पूछते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें और दूसरे सबूत ये साफ बताते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए खुलकर तालिबान का साथ दे रहा है। राष्ट्रगान कार्यक्रम के जरिए ओलंपिक्स में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम के बाहर राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। आज बस शब्दों की जगह दुआएं हैं और आशाएं हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फायदा लेने वाले कई लोगों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद ये है कि देश का कोई भी गरीब भूखा न सोए। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ। यूपी में 58 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोप में एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कराई। इस जांच में दावा किया गया कि स्कॉलरशिप का फायदा उठाने वाले करीब 45% छात्र फर्जी थे। ये रकम 2013 से 2017 के बीच बांटी गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना की वर्दी में 3 संदिग्ध दिखाई दिए, जिसके बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को राज्य के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली के आईआईटी के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। असम के गुवाहाटी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां हेरोइन की तस्करी कर रहे एक गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा और उनसे लाखों रुपए की नशीली सामग्री जब्त कर ली। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने दीफू धनसरी रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर एक स्कॉर्पियो को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि आरोपियों ने बड़े शातिर तरीके से कार के निचले हिस्से में पेट्रोल की टंकी के पास खुफिया तरीके से आधा किलो से ज्यादा हेरोइन छुपाकर रखी थी और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने उसे कब्जे में लेने के साथ ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन से जुड़े लोगों ने हजारों की संख्या में जुटकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार सवर्ण आयोग का गठन करे, इसलिए वो लोग मानसून सत्र शुरू होने से पहले वहां पहुंचे। वहां मानसून सत्र की शुरुआत एक दिन पहले हुई है, जिससे पहले अच्छी खासी तादाद में देवभूमि क्षत्रिय संगठन से जुड़े लोगों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। वो वहां रुक भी गए, लेकिन वो सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाने में भी पीछे नहीं रहे। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को दोहराते हुए सरकार को याद दिलाया कि उन्हें अप्रैल में स्वर्ण आयोग का गठन करने का भरोसा दिया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। आज तक कभी भी सोचा नहीं गया है, तो सरकार हमारे लिए स्वर्ण आयोग का गठन करे। हालात बिगड़ने की स्थिति के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो इससे भी ज्यादा की तादाद में जुटकर प्रदर्शन करेंगे। कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में पार्टी की रणनीति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मोर्चों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव भी हिस्सा लेंगे, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। जबकि आज शाम 7 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों की भी जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। बीते कुछ घंटों में पुलिस के अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस अभियान के तहत पैर में गोली मारकर बदमाशों को पकड़ा जाता है, जो कि मुजफ्फरनगर में भी किया गया। वहां पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गया। पुलिस ने घंटों तक जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच घायल बदमाश को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे जो उसने फायर किए हैं वो बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की। वहां हापुड़ में पुलिस की 25,000 के एक इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस मर्डर में ये व्यक्ति शामिल था, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास नोएडा से भी पुलिस ने कबूतर गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान उसका पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे वहां से अपने साथ ले गई। झारखंड के धनबाद जिला जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उत्तम आनंद का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगह से टूट गई थी, जबकि शरीर पर भी कई तरह की चोट के निशान थे। पुलिस को मिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सामने आया कि शरीर पर चोट लगने की वजह से वो बेसुध होकर गिरे थे, जबकि दिमाग में भी गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा जज के पेट में खून चला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जांच होगी।
आपको बता दें, अस्पताल द्वारा पुलिस के अलावा धनबाद के डीसी और एसडीएम को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है। दिल्ली के रोहिणी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने एक महिला पर सरेआम हमला कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया, क्योंकि इस वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि दोनों आरोपियों ने उस महिला को पार्किंग एरिया की तरफ जाते देख कैसे हमला किया। वो महिला को सामने से आता देखकर सड़क किनारे ही रुक गए और जैसे ही वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी तभी मोटरसाइकिल से एक बदमाश उतरा और पीछे से आकर महिला को दबोच लिया। वो वहां से उसके गले में डली चेन लेकर फरार हो गया। वो उसके पीछे दौड़ी भी, लेकिन दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से वहां से भाग गए। राजस्थान के टोंक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक एम्बुलेंस बह गई और इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। यह हादसा तब हुआ जब टोंक जिले के निवाई के रहने वाले रामजी लाल बैरवा अपनी पत्नी के शव के साथ गांव लौट रहे थे। उनकी पत्नी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद किराए की एम्बुलेंस से वो अपनी पत्नी के शव को लेकर निकले। एम्बुलेंस में उनका 10 साल का बेटा भी था। तभी रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठा एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गए, लेकिन रामजी लाल बैरवा पानी में बह गए, जबकि उनके बेटे की भी मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस की छत पर बैठे दोनों आदमियों की जान बचा ली गई। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वाली साजिश रची, जिसका भंडाफोड़ हुआ। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कई एनजीओ और नामचीन लोगों को जिम्मा सौंपा गया। यही नहीं, 1200 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, जिनको झूठे प्रचार का अभियान लॉन्च करने के बाद फौरन डिलीट कर दिया जाता था। बताया गया कि दुनिया में कई जगहों पर 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और मार्च की तैयारी है। साथ ही जम्मू कश्मीर पे 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की साजिश का भी पता चला है। ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ी 15 अगस्त के समारोह में मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त समारोह के लिए न्योता दिया। ये सभी खिलाड़ी खास मेहमान के तौर पर लाल किले पर झंडा फहराते समय वहां पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकालेगी। महंगाई, कृषि सुधार कानून और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होने वाली इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल किसानों की समस्याओं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके इलाके के कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं मिले। तो सरकार काम अच्छा कर रही है तो प्रशासन के लोग काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई हिंसा के मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी हिंसा के इन मामलों की जांच के लिए तैयार है। त्रिपुरा के आम बासा के पास बीएसएफ के उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई। इसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा मचा है, लेकिन तूफानी मानसून सत्र के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हफ्ते के आखिरी दिन पूर्वोत्तर में बिताए। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा शुरू की, उसके कुछ ही घंटों बाद असम और मिजोरम के बीच सीमाई विवाद भड़क उठा। दोनों ओर से गोलियां चली। असम पुलिस के 6 जवानों को जान गंवानी पड़ी और 40 जख्मी हो गए। ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं या दलों के बीच का टकराव नहीं, बल्कि इस हिंसा की जड़ों में एक लंबा इतिहास है। ये 2 राज्यों के बीच का एक पुराना ऐतिहासिक टकराव है। शिलांग में गृह मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक बैठक का एजेंडा सीमा विवादों का निपटारा। कि 2024 के चुनाव के पहले
फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी। 48 घंटे बाद हुआ ये। राइफलों से 30 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती। असम पुलिस के 6 जवान पड़ोसी राज्य मिजोरम पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और वारंटे से कुछ ही दूर ये इलाका है, ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है। और वारंटे के पास ये इलाका है और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी। घटना के गवाहों ने बताया कि असम प्रशासन जब अपनी जमीन से मिजोरम का अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़े तो मिजोरम सीएम जोरामथांगा और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर हिंसक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। असम सरकार का कहना है कि सीमाई जिलों करीमगंज, काछार और हाइलाकांदी में कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। मिजोरम सरकार ने भी कहा पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. About 200 Assam police suddenly came and raided and occupied on the Mizoram side of the CRPF camp. Few policemen who are on the normal duty and together they were all dispersed. गृह मंत्री ने मामला सुलटाने की पहल की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को तलब कर लिया गया। मिजोरम और असम का विवाद सीमा बंटवारे पर है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले से हुई। 165 किलोमीटर लंबी सीमा असम के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिलों को मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों से अलग करती है। मिजोरम, जिसे मूलतः लुशाई हिल्स कहा जाता है, लुशाई हिल्स असम राज्य में आती थी। 1875 में ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स को काछार के मैदान से अलग कर दिया। इस सरहदी बदलाव को 1933 के नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया। इन्हीं 2 नोटिफिकेशन पर 2 राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। असम 1933 के ब्रिटिश सरकार के नोटिफिकेशन को मानता है, जबकि मिजोरम कहता है कि 1875 में की गई सरहदबंदी ही कानूनी तौर पर सही है, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन मिजोरम के मशवरे से हुआ था, जबकि असम 1993 में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नक्शे को सही मानता है। लेकिन मिजोरम असम के काछार जिले में 509 स्क्वायर मील जंगल पर अपना दावा करता रहा है। असम और मिजोरम की सीमा पर शांति बहाली के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। घोर घमासान के बीच क्या शांति स्थापना की संभावना है? क्या सदियों पुराने विवाद का सबकी सहमति से कोई समाधान निकलेगा? आज की ताजा खबर में एक छोटा सा ब्रेक।